हेलो दोस्तों, कैसे हो। अनुशासन, कड़ी मेहनत और इच्छा शक्ति से मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन किस तरीके से फ्लावरिंग प्लांट्स करते हैं, एक एक करके जानते हैं। आपने प्लांट किंगडम में पढ़ा होगा कि लोअर प्लांट जो होता है वो एल्गी होता है, उसके बाद में जैसे ही वो डेवलप होता है ब्रायोफाइटा बनता है, फिर टेरिडोफाइटा बनता है और फिर जिम्नोस्पर्म बनता है। और लास्ट में मोस्ट डेवलप प्लांट इस नेचर में जो आए हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स है और उनका नाम एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, किस तरीके से नेक्स्ट प्रोजेनी बनती है, एक एक करके जानते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम अपन बात करेंगे। तो एंजियोस्पर्म जो है वो फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट में जो मेन बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है? स्पोर का मतलब होता है ये प्लांट के गेमेट। प्लांट के गेमेट को अपन स्पोर बोलते हैं। फाइटा का मतलब प्लांट होता है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइटा यानी प्लांट होता है। आपको ये बात याद भी रखनी है, फाइटा यानी प्लांट, फाइटोलॉजी यानी प्लांट का स्टडी करना। और ये जो है स्पोर यानी होता है, यहाँ पे प्लांट के गेमेट लिख देता हूं मैं। तो प्लांट के गेमेट, तो प्लांट ऐसा प्लांट जो क्या बनाता है, गेमेट बनाता है। वो क्या बनाता है? स्पोर बनाने वाला प्लांट स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट इसकी मेन प्लांट बॉडी है, किसकी? एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट, इसमें फ्लावर्स लगेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? इसके बाद में बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन की जो यूनिट है वो किस तरीके से प्रोसीड करती है। तो ये चैप्टर किस तरीके से जाएगा, इसका फ्लो क्या रहेगा, इसके फ्लो रहेंगे, इसके 3 स्टेप फॉलो करते हैं अपन मेन में। इसे अपन बोलते हैं कि एक होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या होता है, तो इसे अपन पढ़ लेंगे। जैसे ये फर्टिलाइजेशन, इस फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन सी इवेंट होती है उसे अपन बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब में क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन में बात करूँ तो क्या क्या बोल सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे मैं फ्लावर्स में यहाँ पे मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या होता है। उसके बाद में उनमें गेमेट बनता है क्या, तो किस तरीके से गेमेट बनता है, तो प्लांट में कैसे गेमेट बनता है, और उसमें गेमेटोजेनेसिस कैसे होती है, किस तरीके से कौन सी प्रोसेस होती है, माइटोसिस होता है कि म्यूसिस होता है, एक एक करके जानेंगे। आपको पता होना चाहिए कि प्लांट में गेमेटोजेनेसिस माइटोसिस से होती है। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में और क्या बात करेंगे। गेमेट बना लिया, गेमेटोजेनेसिस मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में सब कुछ जान लिया। उसके बाद में गेमेट बन गया। गेमेट बन गया तो पोलन ग्रेन में, पोलन ग्रेन का क्या गेमेट है, क्या क्या पोलन ग्रेन गेमेट है या फिर पोलन ग्रेन के अंदर गेमेट है? तो पोलन ग्रेन के अंदर गेमेट है, पोलन ग्रेन गेमेट नहीं है। आज तक हो सकता है आपको पता हो कि पोलन ग्रेन गेमेट है, लेकिन पोलन ग्रेन गेमेट नहीं है। पोलन ग्रेन है गेमेटोफाइट। क्या बोला मैंने? गेमेटोफाइट प्लांट का एक पार्ट है जो क्या देता है, गेमेट देता है, इसलिए क्या बोला, गेमेटोफाइट। तो गेमेटोफाइट है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर गेमेट होंगे, इसलिए उसके अंदर मेल गेमेट होंगे। तो यहाँ पे जानेंगे, पोलन ग्रेन बना लिया, फिर उसके बाद में ओव्यूल बना लिया। ओव्यूल मतलब जिसमें अपन फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएंगे, सीड बनाएंगे और उसमें एंडोस्पर्म वाला पार्ट वो वहां पे बनेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, फ्रूट्स बनेगा। किस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस होगी, लेकिन वो आगे की प्रोसेस है। पहले अपन यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करेंगे तो गेमेट बनना यहाँ पे पूरा हो गया। उसके बाद में गेमेट जब बन के तैयार है तो एक तरीके से एक गेमेट एक दूसरे गेमेट के पास में फ्यूज होने के लिए जाएगा। इसके बीच में कुछ वो ट्रेवलिंग करेगा। तो पोलन ग्रेन का एंथर से, मेच्योर एंथर से, एंथर से नहीं मेच्योर एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रोसेस है, जो ट्रेवलिंग है उसका, उस पूरी प्रोसेस को अपन बोलते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेल गैमेट जो होता है वही फीमेल गैमेट के पीछे पीछे दौड़ता है, फीमेल गैमेट मेल गैमेट के पीछे पीछे नहीं दौड़ती। तो ये एक तरीके से फीमेल पार्ट का क्या नखरा है जो कहीं ना कहीं मेल गैमेट को ही पास में बुलाती है, खुद चल के नहीं जाती है। तो पोलिनेशन जो होता है उसमें पोलन ग्रेन ही उड़ के चले जाते हैं। अब उसमें बहुत सारे टाइप के पोलिनेशन यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं, वो अपन पोलिनेशन पढ़ेंगे तब की बात करें, लेकिन ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ही है। इसके बाद में पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच गया। पहुंचने के बाद में क्या होगा, पहुंचने के बाद में ये चेक किया जाएगा, केमिकल डायलॉग किया जाएगा, बातचीत की जाएगी कि ये जो पोलन ग्रेन आया वो हमारी वाली स्पीसीज का है या किसी दूसरी स्पीसीज का पोलन ग्रेन आया। हमारी वाली स्पीसीज का पोलन ग्रेन है तभी इसको यहाँ पे एंट्री मिलेगी, अदरवाइज इसे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इसे आगे जर्मिनेट मतलब पोलन ट्यूब बनाने की प्रोसेस नहीं की जाएगी। इसका मतलब पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना, उसके बाद में केमिकल डायलॉग मतलब जिसे अपन बोलेंगे पोलन पिस्टल इंट्रेक्शन, पोलन पिस्टल इंट्रेक्शन होगा और उसके बाद में पता लगेगा कि हाँ हमारे स्पीसीज का पोलन ग्रेन है, तो एंट्री करेंगे तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। पोलन ट्यूब बनना और पोलन ट्यूब गैमेटो मतलब गैमेट का फ्यूजन होने से पहले तक की जितनी भी प्रोसेस है उन सारी प्रोसेस को अपन बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके बाद में ये जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाएंगे,
तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और एंजियोस्पर्म का एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमेट एक एग सेल से फ्यूज होगा, जिसे अपन सिनगेमी बोलेंगे। एक मेल गैमेट वहां पे दो जो सेंट्रल न्यूक्लियर होगा उससे फ्यूज होगा, उसे अपन बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। और इन दोनों को मिला के अपन डबल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। ये फर्टिलाइजेशन इवेंट है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनेगा भाई, जाइगोट बन गया था यहाँ पे। जाइगोट बनने के बाद में एम्ब्रियोजेनेसिस चलेगी। एम्ब्रियोजेनेसिस में डिफरेंट टाइप के एम्ब्रियो यहाँ पे बनने वाले हैं। अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनते तो यहाँ पे पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन यहाँ पे अपन देखने वाले हैं। उसके बाद में सीड बनेगा, जो ओव्यूल होगा वो आगे जाके सीड बन जाएगा, और जो ओवरी होगी वो आगे जाके फ्रूट बन जाएगी। इस तरीके से। और आगे जाके अपन एक ये दो छोटे छोटे टॉपिक है, जिसका नाम है एक तो पॉली एम्ब्रियोनी और एक है एपीमिक्सिस, इनके बारे में भी यहाँ पे जानने वाले हैं। तो ये आपके चैप्टर का ओवरव्यू हो गया। अब इस चैप्टर में एक एक करके पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर को सबसे पहले समझने के लिए आपके एक फ्लावर के बारे में सारी कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो आपने सभी लोगों ने फ्लावर तो देखा ही होगा। उस फ्लावर के बाहर ऐसे एक लेयर होती है, ऐसे जिसे अपन बोलते हैं वर्ल्ड। तो ऐसे फ्लावर में जैसे बाहर ग्रीन लेयर है, फिर एक कलरफुल पार्ट है, फिर एक लेयर और होगी, फिर एक लेयर और होगी। ऐसे फ्लावर में बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड होते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस फ्लावर में ऐसे एक वर्ल्ड है। वर्ल्ड का मतलब सर्कल, इस तरीके से सर्कल है। तो ये आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है वो ग्रीन होता है। उसके बाद में कलरफुल पार्ट होता है। उसके बाद में यहाँ पे इसमें ये जो मेल वाला जो पार्ट होता है, जिसे अपन एंथर और यहाँ पे फिलामेंट बोलेंगे, वो होता है। और इसके बाद में यहाँ पे पिस्टल और कार्पल वाला पार्ट होता है। तो इस तरीके से वर्ल्ड होता है। तो इस फ्लावर को मैं ऐसे साइड व्यू देख रहा हूँ। साइड व्यू क्या है, सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट था उसे अपन क्या बोलते हैं, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट। सबसे पहले तो ये जितने भी फ्लावर के पार्ट है उसे कहाँ पे रखते हैं अपन, तो एक ऐसे नीचे से जब अपन किसी फ्लावर को ऐसे पकड़ते हैं नीचे से, तो ये वाला जो पार्ट जिसे अपन पकड़ लेते हैं, उस पार्ट का नाम क्या है, पेडिसिल। उसका नाम याद रखना है, पेडिसिल नाम है। उसके बाद में ये जो ऊपर जिसपे सारे ये फ्लावर के जो भी पार्ट है, ये पार्ट जिसपे रखे हुए हैं उसे अपन बोलते हैं थैलेमस। ये थैलेमस है। थैलेमस का दूसरा नाम ही क्या है, रेसेप्टिकल। ये सारे ये यहाँ पे फ्लावर के पार्ट को रिसीव करते हैं, इसलिए अपन क्या बोल देते हैं, इसे रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। तो थैलेमस या भी रिसेप्टिकल एक ही बात है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आपने देखा होगा फ्लावर के बाहर एक ग्रीन लेयर होती है। ग्रीन की ऐसे छोटे छोटे ऐसे पैचेज होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, वो ग्रीन होते हैं। ग्रीन वाले जो एक ये पार्ट है, इसे अपन बोलते हैं सेपल। इसे भी सेपल बोलते हैं। तो ग्रीन जो पार्ट है उसे अपन सेपल बोलते हैं। एक पार्ट को अपन सेपल बोलेंगे। अगर सेपल का ग्रुप बन गया है तो ग्रुप ऑफ सेपल को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल को अपन कैलिक्स बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, सेपल अलग है, कैलिक्स अलग है। सेपल एक यूनिट है, सेपल एक यूनिट है। ऐसी बहुत सारी यूनिट जब ग्रुप में आती है, ऐसे पूरी चारों ओर ऐसे एक सर्कल बना लेती है, उस पूरे पार्ट को अपन कैलिक्स बोल देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? उसके बाद में आगे चलते हैं। इसके बाद में आता है कलरफुल पार्ट। अच्छा, फ्लावर में जो कलरफुल पार्ट में डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं, वो क्यों होते हैं, ताकि उसके पास में आप जैसे एनिमल या फिर कोई इंसेक्ट या फिर कोई और ऐसा स्पेशल टाइप का कोई ऑर्गेनिज्म जो आप उसके पास में चल के आए, जो उसको एक तरीके से अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो फ्लावर में जो कलर है वो आपको खुश करने के लिए नहीं है, वो आप उससे देख के उसकी ओर चले जाए। एक तरीके से आपको जब उस फ्लावर को देख के खुशी मिले तो कहीं ना कहीं आप फ्लावर के पास में चले जाते हैं। और जैसे ही आप फ्लावर को छूते हैं, एक फ्लावर को छू के दूसरे फ्लावर को छुआ है, इतने में फ्लावर का काम हो गया है। यही फ्लावर चाहता था कि आप उसके पास में जाएं और एक फ्लावर के हाथ लगा के दूसरे फ्लावर को हाथ लगाए। इतनी देर में तो क्या हो गया, पोलिनेशन हो गया। तो पोलिनेशन करने के लिए कलरफुल पार्ट रखता है, जिससे क्या होगा, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म उसके पास में अट्रैक्ट होके आए। तो ये जो कलरफुल पार्ट है, इसकी एक यूनिट को अपन बोलते हैं पेटल। पेटल बोलते हैं। तो ये भी पेटल है, ये भी पेटल है, ये भी पेटल है। पेटल जब ग्रुप में आता है तो दूसरा जो वर्ल्ड है, दूसरा जो सर्कल है जिसमें ग्रीन ये कलरफुल पार्ट लगा होता है, उस कलरफुल पार्ट को अपन पेटल बोलते हैं। पेटल बोलते हैं। ग्रुप ऑफ पेटल को अपन कोरोला बोलते हैं। कलरफुल पार्ट, सी फॉर कलर, सी फॉर कोरोला। तो ये है कैलिक्स, ये है कोरोला। इतनी बात याद रहेगी। उसके बाद में ये दोनों पार्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। इनके केस में यहाँ पे रिप्रोडक्शन में ज्यादा रोल इनका है नहीं। तो अब आगे जाके अपन पढ़ेंगे कि ये जो पार्ट है, इसके बाद में ये जो पार्ट लगा रखा है, ये भी यहाँ पे थैलेमस से लगा हुआ है। अच्छा, ये पार्ट जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये थैलेमस से भी लगा हो सकता है और ये पेटल से भी लगा हो सकता है। यहाँ पे आपने मॉर्फोलॉजी में एपीपेटलस कंडीशन पढ़ी होगी। एपी यानी होता है ऊपर, पेटल यहाँ पे पेटल के ऊपर अगर ये लगा हुआ है, क्या ये फिलामेंट लगा हुआ है, उसे अपन बोलते हैं एपीपेटलस। तो एपीपेटलस क्या होता है, स्टामिन होता है। अब ये स्टामिन है क्या, इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसे अपन बाइलोब स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये बाइलोब स्ट्रक्चर को अपन एंथर बोल देते हैं। ये एंथर है। और ये जो इसके नीचे ये यहाँ पे डंडा लगा हुआ है, ये थिन पार्ट होता है, इसे अपन फिलामेंट बोलते हैं। तो फिलामेंट और एंथर दोनों को मिला के अपन स्टामिन बोलते हैं।
तो स्टेमन क्या हो गया, स्टेमन हो गया एंथर और फिलामेंट के पूरे पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एंथर, ये यहाँ पे स्टेमन बोल देते हैं। स्टेमन का जो ये फिलामेंट वाला पार्ट होता है, ये जो पास वाला पार्ट होता है, पास वाले पार्ट का मतलब है इस थैलेमस से लगा हुआ पार्ट। तो थैलेमस के पास में कौन सा पार्ट है, इसे अपन जो ये थैलेमस, जैसे ये मान लेता हूं यहाँ पे थैलेमस है, ये थैलेमस है और ये यहाँ पे फिलामेंट है और यहाँ पे एंथर लगा हुआ है ऐसे। तो ये वाला पार्ट जो थैलेमस के पास में है, इस पार्ट को अपन बोलते हैं प्रोक्सिमल पार्ट, फरोक्सिमल पार्ट। ये प्रोक्सिमल पार्ट है। तो दूर वाला पार्ट ये हो गया डिस्टल पार्ट, ये हो गया डिस्टल पार्ट, इसे अपन बोलते हैं डिस्टल पार्ट। तो प्रोक्सिमल और डिस्टल पार्ट आपको समझ में आया होगा, यूनिट में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि प्रोक्सिमल पार्ट कौन सा होता है, जो थैलेमस से लगा होता है उसे अपन प्रोक्सिमल पार्ट बोलते हैं, और जो थैलेमस से दूर वाला पार्ट होता है जो किससे लगा होता है, एंथर से। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फिलामेंट का जो पार्ट है जो एंथर से लगा उसे क्या बोलते हैं, तो उसे अपन बोलेंगे डिस्टल पार्ट, दूर वाला पार्ट। यहाँ पे दूर नहीं है लेकिन थैलेमस से दूर है, इसीलिए इसे अपन डिस्टल पार्ट बोल सकते हैं। ऐसा थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन या फिर थोड़ा सा ऐसे घुमाने वाला क्वेश्चन आ सकता है। चलो, इस पूरे पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, स्टेमन। अगर ऐसे स्टेमन बहुत सारे लगे हुए हैं तो ग्रुप ऑफ स्टेमन बन जाएगा ना। ग्रुप ऑफ स्टेमन को अपन बोलते हैं एंड्रोसियम। ये एंड्रोसियम है, ये मेल पार्ट है। मेल पार्ट के लिए कुछ ऐसा सिंबल अपन यूज कर लेते हैं, ये मेल पार्ट है। क्या इतनी बात समझ में? उसके बाद में अपन यहाँ पे बीच में सेंटर में चलते हैं। सेंटर में ये जो बीच में लगा रखा है ये ओवरी है, जिसमें क्या बनेगा, ओवम बनेगा, oogenesis होगा, तो यहाँ पे बनेगा एग सेल। समझ में आया? उसके बाद में ये इसकी स्टाइलिश नेक है, स्टाइलिश नेक ऐसे, ये स्टाइलिश ओवरी के ऊपर स्टाइलिश नेक, और उसके बाद में ये रिसीव करने वाला पार्ट प्लेटफॉर्म है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन, जहाँ पे पोलन ग्रेन आके बैठता है। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों को मिला के एक पूरे पार्ट को एक नाम दिया गया है, उसका नाम है कार्पल, या फिर इसे अपन बोलते हैं पिस्टल। कार्पल बोल दो या फिर पिस्टल बोलो, दोनों एक ही बात है। अगर ऐसे बहुत सारे पार्ट लगे हुए एक फ्लावर में, तो यहाँ पे अपन बोल देंगे ग्रुप ऑफ पिस्टल या फिर ग्रुप ऑफ कार्पल, और उनको अपन बोलते हैं गाइनोसियम। तो गाइनोसियम क्या है, ग्रुप ऑफ पिस्टल या फिर ग्रुप ऑफ कार्पल। और एंडोसियम क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेमन। इतनी बात समझ में? अब मुझे बताना है, ये फ्लावर में दोनों पार्ट प्रेजेंट है, मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और यहाँ पे फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। तो ऐसा फ्लावर को अपन क्या बोलते हैं, ऐसे फ्लावर को अपन बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फ्लावर को अपन क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें दोनों सेक्सुअल पार्ट प्रेजेंट है, मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, इसलिए अपन इसे क्या बोलते थे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा, एक बात मैं तुम्हें और बताता हूँ, एक नई टर्मिनोलॉजी आती है स्पेशल टाइप की, जिसे ऐसा बोलते हैं, एक होता है मोनोइसियस, एक होता है डायोसियस। मोनो यानी क्या होता है यार, मोनो यानी होता है अकेला। अगर एक प्लांट अकेला ही फर्टिलाइजेशन कर सकता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर एक प्लांट अकेला ही फर्टिलाइजेशन कर सकता है तो उसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, उस फ्लावर में दोनों पार्ट प्रेजेंट है। एक फ्लावर में रिप्रोडक्शन के लिए किसी दूसरे फ्लावर की या फिर किसी दूसरे पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक अकेला फ्लावर अगर फर्टिलाइजेशन कर सकता है, अकेला फ्लावर फर्टिलाइजेशन कैसे कर सकता है, उसके पास में मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होंगे, इसलिए उसे अपन बोलते हैं मोनोइसियस। अकेला फ्लावर फर्टिलाइजेशन कर सकता है, मोनोइसियस। तो मोनोइसियस कौन होता है, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है वो मोनोइसियस होता है। बात याद रखना मेरी। उसके बाद में एक दूसरी टर्मिनोलॉजी आएगी जिसको अपन बोलेंगे डायोसियस। डायोसियस का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन के लिए दो लोगों की रिक्वायरमेंट है। फर्टिलाइजेशन के लिए दो बॉडी पार्ट चाहिए, दो बॉडी पार्ट जहां पे चाहिए होंगे वहां पे, इसका मतलब एक फ्लावर को दूसरे फ्लावर की रिक्वायरमेंट है। मतलब एक फ्लावर में एक ही पार्ट प्रेजेंट है, या तो उसमें मेल पार्ट प्रेजेंट है या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट। फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तो उससे पोलर ग्रेन की रिक्वायरमेंट होगी, इसका मतलब दूसरे फ्लावर की वो हेल्प लेगा फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो एक फ्लावर खुद फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, दो यहाँ पे मतलब दूसरे फ्लावर की भी रिक्वायरमेंट है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की भी रिक्वायरमेंट है, दूसरे टाइप के फ्लावर की भी रिक्वायरमेंट है, उसे अपन बोलते हैं डायोसियस। तो दो लोगों की रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए, डायोसियस। एक अकेला फ्लावर ही फर्टिलाइजेशन कर सकता है, मोनोइसियस। समझ गए? मोनोइसियस कौन है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। डायोसियस कौन है, मोनोसेक्सुअल फ्लावर या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर अपन उसे बोल सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में? इतनी बात समझ में आई तो आपको चैप्टर अब समझ में आ जाएगा। अब इस चैप्टर में जितने भी एसेंशियल वर्ड है वो आपको मैंने बता दिए, और अब अपन एक एक करके इस चैप्टर में जानने वाले हैं कि किस तरीके से चैप्टर आगे प्रोसीड करेगा। तो पहला जो बात है, पहला बात यहाँ पे पढ़ेंगे अपन फ्लावर में पहला अपन पढ़ेंगे मेल पार्ट के बारे में। तो मेल पार्ट जो है, मेल पार्ट में अपन ने क्या देखा, अपन ने तो मेल पार्ट को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। मेल पार्ट ये भाई, ये मेल पार्ट जिसमें ये क्या था, एंथर था, और ये क्या है, फिलामेंट। तो
एंथर और फिलामेंट में आपने ये बात तो पढ़ी ली कि ये वाला पार्ट होता है प्रोक्सिमल पार्ट, ये वाला पार्ट होता है डिस्टल पार्ट, इसे अपन एंथर बोलते हैं। एंथर आपको यहीं से देख के दिख रहा होगा, ये कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, इसमें दो लोब होती है, बाहर से देखने पे दो लोब होती है। चलो बहुत बढ़िया बात। अब मैं इसको स्टडी करने के लिए, इसको देखने के लिए, अच्छे से देखने के लिए इसको मैं यहां से कट लगा देता हूं। इसको मैं जैसे ही कट लगाऊं तो मैं इसकी एनाटॉमिकल कंडीशन देख के पता लगाऊंगा कि इसमें अंदर हो क्या रहा है। अंदर जैसे मैंने इसको कट किया तो ये मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा, देखना कैसा दिखेगा, इसमें कुछ इस तरीके से ऐसा मुझे पार्ट दिखेगा, इस तरीके से मुझे ऐसा पार्ट दिखेगा। अब मेरी बात ध्यान से देखते जाना, इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से मेरे को ये ऐसा दिखेगा, ऐसा ये मेरे को दिख रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे सही बनाने के लिए, सही समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं। इसे मैं थोड़ा 3D में बनाने की कोशिश करता हूं। चलो इस एंथर को मैं ऐसे, मैंने 3D में बनाने की कोशिश की, ऐसे इसको ऐसे अपन समझने के लिए ऐसे बना सकते हैं, समझ में आया। इसके बाद में यहाँ पे ऐसे कुछ कर सकते हैं, ऐसे भी यहाँ पे कुछ किया जा सकता है, ऐसे ऐसे करके। क्या ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपको ऐसे दिख रहा है कि ये एंथर है। इस एंथर का जो ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट एंड तक जा रहा होता है, इसलिए क्या होता है ये पार्ट यहाँ पे कुछ ऐसे पार्ट दिखता है जो एक तरीके से यहाँ से क्या आ रहा है, नीचे से एंथर आ रहा है, ये सॉरी एंथर क्या फिलामेंट आ रहा है, तो फिलामेंट यहाँ से दिखेगा, इसलिए ये यहाँ से कनेक्ट करने वाला पार्ट है जो इन सभी पार्ट को कनेक्ट करके रख रहा है। इसे अपन बोल देते हैं कनेक्टिव, कनेक्टिव बोल देते हैं या फिर कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं। ये कनेक्टिव है, ये क्या है कनेक्टिव। कनेक्टिव आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में यहाँ पे यार ऐसी ऐसी यहाँ पे छोटी छोटी कटोरियां रखी हुई, टोकरियां रखी हुई, ऐसे छोटी छोटी क्या रखी हुई, इसमें टोकरियां रखी हुई ऐसे, ये छोटी छोटी यहाँ पे टोकरी रखी हुई, 4 टोकरी रखी हुई। ये एक लोब है, ये दूसरी लोब है। ये बाहर से दिखने पे आपको कैसे दिख रहा था, बाइलोब दिख रहा था, ये बाइलोब स्ट्रक्चर है। अब इस बाइलोब को एक ये थोड़ा सा यहाँ पे इन्वेजिनेशन आया, थोड़ा सा यहाँ पे क्या आया, इन्वेजिनेशन आया, जिसकी वजह से एक लोब 2 पार्ट में डिवाइड होती दिख रही अंदर से जब मैंने देखा। इसलिए जब ये इन्वेजिनेशन आया, ये थोड़ा सा ऐसे ट्रांसवर्स ग्रू आया, जिसकी वजह से ये जो एक लोब है 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो ये जो ट्रांसवर्स ग्रू बोल देते हैं इसे, ट्रांसवर्स जो ग्रू आया है, ग्रू, जिसकी वजह से ये पार्ट आपको कैसे दिख रहा है, 2 लोब में, ये यहाँ पे एक लोब 2 पार्ट में बढ़ती हुई दिख रही है। इन अलग अलग पार्ट को, जो ये 2 पार्ट बने हैं, इन अलग अलग पार्ट को अपन बोलते हैं थीका। तो मुझे बताना एक लोब में कितनी थीका है, तो 2 थीका है, इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, डाइथिकस बोलते हैं। 2 थीका है इसमें, एक थीका ये रही, एक थीका रही, इधर भी इस लोब में भी 2 थीका है, तो बाइलोब्ड और डाइथिकस है, बाइलोब्ड और डाइथिकस एंथर होता है। क्या आप इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में ये जो पार्ट होता है, इन पार्ट को अपन बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, कहीं ना कहीं आप यहां से ऐसे जान सकते हैं कि इस टोकरी में क्या बनने वाले हैं, स्पोर बनने वाले हैं, स्पोर फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसे अपन क्या बोल देते हैं, स्पोरेंजिया बोल देते हैं। स्पोरेंजिया में क्या बनेगा भाई, स्पोर बनेगा, इसलिए इसे अपन स्पोरेंजिया बोलते हैं। कितनी टोकरियां हैं, 4 टोकरी, चारों में क्या बनेगा, स्पोरेंजिया बनेगा। बहुत बढ़िया। अब देखना इस स्पोरेंजिया में ऐसे बहुत सारे लेयर होती है। एक तो ये आउटर मोस्ट लेयर होगी, एक में ऐसी लेयर और बना देता हूं साथ में, तो आपको ऐसे देख के समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से एक क्या बनता है स्पोरेंजिया के अंदर ये जो पार्ट है, इसके बाहर ऐसी एक लेयर बना देता हूं, और ये लेयर पूरे इस एंथर वाले पार्ट में कंटिन्यू रहती है। ये जो लेयर मैंने बनाई है, ये लेयर कैसी रहती है, कंटिन्यू रहती है। और इस लेयर का नाम क्या है, इस लेयर का नाम है यहाँ पे एंडोथीशियम। तो बाहर वाली लेयर जो है वो है यहाँ पे ये एपी, ये यहां से जो बाहर के लिए अपन एक वर्ड यूज करते हैं जिसे अपन बोलते हैं एपी। अपन मैं अगर स्किन की बात करूं तो ये एपिडर्मिस है, तो ये यहां से एपिथेलियम हो जाएगी, एपिथेलियल लेयर हो जाएगी, ये एपिडर्मिल लेयर यहाँ पे लेयर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी यहाँ पे यहाँ पे डर्मिस बोल देते हैं, एपिडर्मिस भी बोल देता हूं मैं इसको, एपिडर्मिस होगी। तो आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी, एपिडर्मिस। एपिथेलियल जो लेयर है, ये बाहर वाली लेयर है, इसे अपन एपिडर्मिस बोल सकते हैं। इसके बाद में जस्ट इसके अंदर जो लेयर है, इसे अपन बोलेंगे यहाँ पे एंडोथीशियम। इसे अपन क्या बोलेंगे, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम इसे अपन बोल सकते हैं। एपिडर्मल लेयर और फिर एंडोथीशियम, और इसके बाद में एक लेयर होती है जो कंटिन्यूस नहीं होती है, जो ऐसे ही होती है, इस स्पोरेंजिया के चारों ओर ही होती है, ऐसे हर एक स्पोरेंजिया के चारों ओर ऐसे, जो मैंने ये ब्लू कलर से जो लाइन बनाई है, ये जो लेयर है, ये लेयर कैसी है, ये लेयर यहीं पे है, इसी एक ही पार्ट में है,
इस पार्ट का नाम है, इस लेयर का नाम है यहाँ पे मिडिल लेयर। इसका नाम क्या है? मिडिल लेयर। इसे अपन बोलते हैं मिडिल लेयर। अभी तक कितनी लेयर पढ़ी अपन ने? एपिडर्मल लेयर पढ़ ली, एंडोथीसियम लेयर पढ़ ली, उसके बाद में मिडिल लेयर पढ़ ली। इसके अंदर जो रेड कलर से जो लेयर बनाई गई है, इस लेयर का नाम है यहाँ पे टेपेटम। इसका नाम क्या है? टेपेटम। इसका नाम टेपेटम। इसका मतलब एक यंग जो एंथर होता है, एक यंग एंथर में कितनी लेयर होती है? तो 4 लेयर होती है। 4 लेयर में से मुझे बताना कंटिन्यूअस लेयर कितनी है, मतलब जो पूरे एंथर में फैली हुई है। इसका मतलब ये बाहर वाले ये एपिथेलियल लेयर, एपिडर्मल लेयर, उसके बाद में एंडोथीसियम लेयर है, ये कंटिन्यूअस है। उसके बाद में 2 लेयर है जिसे अपन मिडिल लेयर बोलते हैं और एक बोलते हैं टेपेटम। ये लेयर इस पर्टिकुलर एक ही चेंबर में है। इस एक चेंबर को अपन क्या बोलते हैं? थीका बोलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है, इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? थीका बोलते हैं। इस थीका के अंदर जो यहाँ पे सेल होगी उसे अपन क्या बोलेंगे? स्पोर बनाने वाली सेल, स्पोरोजिनस टिश्यू यहाँ पे भरे होंगे। भाई ग्रुप ऑफ सेल होगा जिसे अपन क्या बोल देंगे? स्पोरोजिनस सेल बोल देंगे। तो स्पोर बनाने वाली सेल यहाँ पे भरी, यहाँ पे भरी हुई, यहाँ पे भरी हुई, यहाँ पे भरी हुई, यहाँ पे। स्पोरोजेनस टिश्यू आगे जाके स्पोरोजेनेसिस करेगा तो क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा। तो यहाँ पे जो गैमेट बनता है उसे अपन बोलेंगे माइक्रोस्पोर। इसलिए यहाँ पे जो भी सेल भरी हुई है उसे अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोर। इसके बाद में क्या होगा? ये है यंग एंथर। यंग एंथर जब मैच्योर होगा, इसमें पोलन ग्रेन बन जाएंगे, मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका होगा। इसके बाद में क्या होगा? ये फटेगा, रप्चर होगा, जिसे अपन बोलते हैं डिहाइसेंस। डिहाइसेंस से क्या होगा? ये एंथर मैच्योर होने के बाद में फटेगा। फटने के बाद में क्या होगा? यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज होगा ना। भाई पोलन ग्रेन रिलीज होगा तो कौन कौन सी लेयर यहाँ पे ऐसे हेल्प करती है डिहाइसेंस से? तो आपको पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये तीनों जो लेयर है, जिसमें कौन कौन सी लेयर की बात करेंगे अपन? एपिडर्मिस लेयर, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर। इन तीनों लेयर को अपन बोल सकते हैं ये प्रोटेक्शन देने का काम करती है। तो इसे अपन बोल देंगे प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होगी। उसके बाद में ये जो टेपेटम है, ये प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, ये कहीं ना कहीं नरिशमेंट देने का काम करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। तो पोलन ग्रेन बनाने में मेन रोल इसी का है, इसका टेपेटम का। और भी बहुत सारे फंक्शन है, मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन यहां से आपको क्या याद रखना है कि 3 लेयर है प्रोटेक्टिव लेयर। इसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे कि जो मैच्योर एंथर होता है, मैच्योर एंथर में जो डिहाइसेंस होता है, जिसका मतलब क्या है डिहाइसेंस का? डिहाइसेंस जो होता है, डिहाइसेंस जो होता है बेटा, उसमें मतलब क्या होता है? ये जो एंथर की वॉल है ये रप्चर होगी, जिससे क्या होगा? पोलन ग्रेन ऐसे रिलीज हो जाएगा। एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है। एनसीईआरटी में यंग एंथर और मैच्योर एंथर दोनों का डायग्राम दे रखा है, दोनों में लेयर का नंबर बता रखा है। तो आपको यंग एंथर में और जो मैच्योर एंथर उसमें डिफरेंस थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्या क्या डिफरेंस पता होना चाहिए? यंग एंथर में स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, उसमें पोलन ग्रेन नहीं होता है। बात याद रखनी है, यंग एंथर में पोलन ग्रेन नहीं होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, स्पोर बनाने वाली सेल प्रेजेंट होती है। वहां पे स्पोरोजेनेसिस स्टार्ट जरूर हो चुका होता है लेकिन बनता नहीं है। तो यंग एंथर में एक तो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। इसके बाद में 4 लेयर याद रखनी है। चारों लेयर मैंने यहाँ पे लिख के बता दी है। एपिडर्मल लेयर, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। ये चारों लेयर किसमें होती है? यंग एंथर में। इसके बाद में मैच्योर एंथर में क्या होता है? मैच्योर एंथर में क्या होता है? मैच्योर एंथर जब होता है तो डिहाइसेंस में मेन रोल जो होता है, हालांकि ये सारी लेयर रप्चर होती है, टूटती है, लेकिन मेनली जो टूटती है, मेनली जो टूटने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है, वो एंडोथीसियम लेयर। तो यहाँ पे ये जो मैच्योर एंथर में एंडोथीसियम लेयर है वो डिहाइसेंस में हेल्प करती है, जिससे क्या होता है? पोलन ग्रेन एक्सपोज हो सकता है। अब होता क्या है? जैसे ही पोलन ग्रेन रप्चर होता है मैच्योरेशन के बाद में, तो क्या क्या बचता है? तो यंग जो मैच्योर एंथर उसमें क्या क्या बचता है? उसमें क्या होगा? एक तो पोलन ग्रेन होगा, स्पोरोजेनस टिश्यू अब वहां पे नहीं है। पोलन ग्रेन होगा मैच्योर, मतलब पूरा बना हुआ पोलन ग्रेन होगा जिसमें मेल गैमेट भी होंगे। उसके बाद में बोलते हैं कि इसके बाद में जो लेयर है, तो टेपेटम की जो लेयर है, टेपेटम लेयर, ये टेपेटम लेयर और ये मिडिल लेयर, ये दोनों यहाँ पे यूज हो चुकी होती है। तो मिडिल लेयर जो ये यहाँ पे सेपरेट लेयर है, ये लेयर और ये लेयर जो सेपरेट लेयर है, ये यूज हो चुकी होती है। तो इसका मतलब मैच्योर एंथर में ये दोनों लेयर नहीं देखने को मिलेगी। आपको याद रखना है, मिडिल लेयर और टेपेटम वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। टेपेटम नरिशमेंट देने का काम करती है, इसलिए ये यूज हो चुकी होती है। और मिडिल लेयर कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ चीजें बनाने का काम करती है, तो जिनका काम पूरा होता है ये भी गायब हो जाती है। तो मिडिल लेयर और टेपेटम खत्म। इसके बाद में कौन बच गया? तो मैच्योर एंथर में कौन कौन सी लेयर बचती है? एपिडर्मल लेयर और एंडोथीसियम लेयर आपको देखने को मिल सकती है। ये दोनों डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जो ये जो है, इसमें जैसे ही यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू से जो स्पोरेंजिया रखा हुआ है, इस स्पोरेंजिया की जो बात कर रहे हैं, इसमें स्पोरोजेनस टिश्यू है। अभी पोलन ग्रेन बनेंगे, जैसे ही पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा,
यहाँ पे, और ये जो पोलन सेक बन जाएगा, उसके बाद में पोलन सेक बन जाएगा। इसका मतलब मैच्योर एंथर में स्पोरेंजिया नहीं मिलेंगे, पोलन सेक मिलेंगे, और ये पोलन सेक यहाँ से टूट जाएंगे, तो एक पोलन सेक इधर दिखेगा तुम्हें, एक पोलन सेक तुम्हें इधर दिखेगा। इसका मतलब स्पोरेंजिया नहीं मिलेंगे, वहां पे पोलन सेक मिलेंगे, जिसमें मतलब एक सेक मतलब एक ऐसा यहाँ पे खाली जगह और उसमें क्या भरे हुए हैं, पोलन भरे हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, पोलन सेक बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजिया बनता है, और नहीं सॉरी, किस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है और किस तरीके से माइक्रोस्पोर बनते हैं, किस तरीके से पोलन ग्रेन फॉर्म हो चुका होता है। तो एक एक करके मेरे साथ में आइएगा। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इसमें किस तरीके से ये पार्ट बनता है। ये वाला पार्ट आपने समझ लिया होगा कि एक फ्लावर में किस तरीके से कौन कौन सी जगह कैसी है। एक एक करके यहाँ पे आगे चलते हैं और आगे जानते हैं कि इसमें होता क्या है। स्पोरोफाइट जो है वो आपको याद रखना है। पोलन, ये जो पोलन में ये जो एंथर में कितने सारे पार्ट है ये आपको याद रखना। अब देखो यहाँ पे मुझे बताओ कौन सी सेल भरी हुई है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल भरी, स्पोरोजिनस टिश्यू भरे हुए। तो मैं बोलता हूँ स्पोर बनाने वाली सेल है, इसलिए इसे अपन बोल देंगे माइक्रो। अब यहां से मेल गैमेट के केस में आप याद रखेंगे, मेल गैमेट चाहे वो फीमेल में बने चाहे वो यहाँ पे मेल में बने। मेल के केस में अपन याद रखेंगे कि ये जो सॉरी मेल के केस में जब अपन याद रखेंगे तो मेल में यहाँ पे जो गैमेट बनते हैं उसे अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रो बोलते हैं, और फीमेल में जो गैमेट बनते हैं उसे अपन मेगा बोलते हैं, मेगा स्पोर बोलेंगे। तो यहाँ पे इस टिश्यू के लिए या फिर इस सेल के लिए वर्ड यूज करेंगे। ये सारी सेल मुझे बताओ, एक प्लांट में जितनी भी सेल होती है वो सारी टू वन कंडीशन में होगी, तो टू वन कंडीशन की एक सेल बाहर निकालते हैं। ये टू वन कंडीशन की बहुत सारी सेल है, लेकिन मैंने एक सेल बाहर निकाली और इस सेल का मैंने नाम रख दिया यहाँ पे, जो आगे जाके क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर बनाएगी। तो माइक्रोस्पोर इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया है माइक्रोस्पोर। इसका मैंने क्या नाम रख दिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या नाम रख दिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इससे अपन बोल सकते हैं। अब इससे क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा, तो कैसे बनता है, चलो आओ मेरे साथ। अगर किसी सेल से माइक्रोस्पोर बनाना है तो अपन यहाँ पे एक सेल डिवीजन करेंगे। आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए, यहाँ पे सेल डिवीजन होगा मियोसिस। यहाँ पे सेल डिवीजन क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस से क्या होता है, एक सेल मियोसिस का जो रिजल्ट होता है सेल डिवीजन से आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो फिर भी पता कर लो। एक सेल से 4 डॉटर सेल बनती है मियोसिस का। माइटोसिस का रिजल्ट है दो डॉटर सेल और मियोसिस का रिजल्ट है 4 डॉटर सेल। इस सेल से 4 यहाँ पे ऐसे डॉटर सेल बन जाती है, जो चारों की चारों क्या होती है, चारों की चारों होती है हैप्लोइड, एन कंडीशन में होती है। ऐसा मियोसिस हो गया। ये 4 जो यहाँ पे सेल बनी है, इन चारों सेल को अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसे अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब 4 बने हैं ना, इसे अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 के ग्रुप में बनी, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इसे माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब ये कोई यहाँ पे जो बना है ना, इसे अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोर। इसे अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर है, ये कोई मेल गैमेट नहीं है, ये कोई पोलन ग्रेन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, माइक्रोस्पोर। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसे क्या बोल सकते हैं अपन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर बन गए। क्या माइक्रोस्पोर मेल गैमेट है, नहीं। क्या माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन है, नहीं। तो इससे आगे जाके जब प्रोसेस चलती है तो एक को अपन पकड़ के समझते हैं और आगे समझते चले जाएंगे कि चारों के साथ में क्या हो रहा है, चारों किस तरीके से मेल गैमेट बन जाते हैं। चलो, एक सेल है जो एन कंडीशन में है कि नहीं है, ये एन कंडीशन में एक सेल है। इस एन कंडीशन में अब करेंगे अपन माइटोसिस। यहां पे करेंगे अपन माइटोसिस। अब माइटोसिस करेंगे, लेकिन माइटोसिस से पहले क्या होता है, ये सेल को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं। ये सेल मैंने यहाँ पे थोड़ी बड़ी करके दिखाई। इससे क्या होता है, ये न्यूक्लियस यहाँ पे साइड में आ जाता है। साइड में आने का रीजन है कि यहाँ पे एक वैक्यूल बन जाती है, एक बड़ी सी वैक्यूल बन जाती है। वैक्यूल आपको पता होगा कि एक प्लांट सेल में पानी भरा होता है, एक छोटा सा पार्ट है जिसमें पानी भरा होता है, खूब सारा पानी होता है, जिसे अपन वैक्यूल बोलते हैं। तो वैक्यूल यहाँ पे जैसे बनी तो ये न्यूक्लियस थोड़ा साइड में आ गया। न्यूक्लियस जैसे ही साइड में आया तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस साइड में आया तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ डिवीजन चलता है। जैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियस साइड में आया तो कुछ ये यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनने लग जाते हैं ऐसे। तो स्पिंडल फाइबर आपने सेल डिवीजन में देखा होगा, इस तरीके से स्पिंडल फाइबर बन गए। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है। तो एसिमेट्रिकल डिवीजन यहाँ पे लिखता हूँ, एसिमेट्रिकल डिवीजन।
एसिमेट्रिकल डिवीजन, एसिमेट्रिकल डिवीजन यहां पे होता है। एसिमेट्रिकल डिवीजन से क्या होगा, देखो एसिमेट्रिकल डिवीजन से मतलब यहाँ पे जो माइटोसिस होगा, इस न्यूक्लियस में जो माइटोसिस होगा तो ये ऐसा कुछ पार्ट बन जाएगा। एक यहाँ पे ये तो ये वैक्यूल वाले सेल तो है ही, इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, एक न्यूक्लियस यहाँ पे चला जाएगा और एक न्यूक्लियस यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से स्पिंडल शेप का एक न्यूक्लियस बन जाता है। तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए। अब दोनों न्यूक्लियस का अलग अलग नाम दे दिया गया है। यहाँ पे क्या क्या नाम दिया गया, देखो ये जो बड़ा सेल है इसके न्यूक्लियस का यहाँ पे अलग अलग नाम दे दिया गया। ये सेल ये न्यूक्लियस यहाँ पे जैसे ही माइटोसिस करता है तो दो न्यूक्लियस बन गए। ये न्यूक्लियस है वो है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसका मतलब ये एक सेल बन गया है, एक इस चेंबर में एक छोटा पार्ट बन गया तो डिफरेंशिएट हो गया और वो बन गया वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है ये, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस बन गया बेटा जी। समझ में आया कैसा है? एन ही है भाई। माइटोसिस से जैसी कंडीशन रहती है वैसी बनती है। माइटोसिस में चाहे 2n में माइटोसिस करेंगे तो 2n बनेगा, n में माइटोसिस करेंगे तो क्या बनेगा, n ही बनेगा। सेम टाइप की सेल बनती है यहाँ पे, इस तरीके से बनता है। तो ये बन गया वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। ये जो बन गया है इसे अपन बोलेंगे जर्मिनेटिव सेल, जर्मिनेटिव सेल न्यूक्लियस, मतलब जर्मिनेटिव न्यूक्लियस इससे अपन बोल, जो कैसा होता है, स्पिंडल शेप का होता है, स्पिंडल शेप का होता है। आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है, समझ गया। उसके बाद में एसिमेट्रिकल डिवीजन से यहाँ से ये यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं जिसकी वजह से एक न्यूक्लियस यहाँ पे चला गया, एक न्यूक्लियस यहाँ पे चला गया और एक चेंबर में कितने न्यूक्लियस बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए। अब क्या होता है, ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट होता है इसका सेल मेम्ब्रेन। अब इसके बाहर कौन कौन सी लेयर आती है, तो इसके बाहर और भी लेयर आती है। क्या क्या लेयर आती है देखना। इसके बाहर जो मिडिल लेयर होती है, जो टेपेटम लेयर होती है, टेपेटम लेयर यहाँ पे एक लेयर सीक्रेट कर देती है जिसे अपन बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं ये जो वेजिटेटिव सेल है ना, ये यहाँ पे एक लेयर सीक्रेट कर देती है जिसे अपन बोलते हैं इंटाइन। इंटाइन मतलब अंदर वाली लेयर। इंटाइन जो लेयर बनती है वो अंदर वाली लेयर है, इसे इंटाइन बोल रहे। ये अंदर वाली मतलब यहाँ पे तुम्हें दिख रही होगी बाहर, लेकिन यहाँ पे एक लेयर और बनेगी अभी। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस ये सीक्रेट कर देता है। मैं यहाँ पे एरो लगा के बता देता हूँ। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस क्या बना देता है, मतलब वेजिटेटिव सेल क्या बनाती है, ये एक तरीके से वेजिटेशन करती है, ये इंटाइन बना देती है। इंटाइन में आपको याद रखना, इंटाइन किससे बनी होती है, आपको यहाँ से याद रख लेना, ये सेलुलोज से बेटा जी, और ये पेक्टिन से बनी होती है। सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होगी कौन, इंटाइन। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो टेपेटम जो लेयर होती है, तो टेपेटम लेयर होती है जिसमें आपको मैंने बताया था कि जो यंग एंथर में जो लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर, उसे अपन टेपेटम बोलते हैं। ये टेपेटम लेयर एक डिसकंटिन्यूअस लेयर सीक्रेट करती है, डिसकंटिन्यूअस लेयर सीक्रेट करती है और उसे अपन एक्साइन बोलते हैं। एक डिसकंटिन्यूअस लेयर सीक्रेट करती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। इसका नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक्साइन, ये एक्साइन है। एक्साइन किससे बनी होती है, ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जिसको हाई टेम्परेचर किसी भी टाइप का मीडियम, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम या फिर इसे किसी भी एंजाइम से अपन डिजनरेट नहीं कर सकते, इसलिए इसे नेचर ने डिसकंटिन्यूअस बनाया। अगर इसे कंटिन्यूअस बनाया जाता तो इसके अंदर जो भी पार्ट है वो कहीं ना कहीं डिजनरेट हो जाते, अंदर ही अंदर गायब हो जाते, मतलब इसका कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए नेचर को पता था कि इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस बनाते हैं, और डिसकंटिन्यूअस बनाया, इसलिए यहां से ये जो पार्ट बना जहां पे स्पोरोपोलिनिन नहीं है, इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं जर्म पोर बोलते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, इसे क्या बोलते हैं अपन बेटा, जर्म पोर बोलते हैं। अब मुझे बताना इस ये जो पार्ट है, इस पार्ट में कितने न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस है, दो सेल बन गई। एक कौन सी सेल है, वेजिटेटिव सेल, एक है जर्मिनेटिव सेल। ये जर्मिनेटिव सेल के नाम से ऐसे कुछ लग रहा है कि ये कुछ आगे जाके करेगी जिंदगी में, इसका मतलब कुछ ना कुछ जर्मिनेट करेगी, कुछ ना कुछ नया चीज बनाएगी। चलो ये दो सेल है, इसे अपन बोलते हैं टू सेल्ड कंडीशन। इसे क्या बोलते हैं अपन बेटा जी, टू सेल्ड कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कितनी सेल है, टू सेल्ड कंडीशन है किसकी, ये पोलन ग्रेन की टू सेल्ड कंडीशन है। ये पोलन ग्रेन बन गया है, इसे अपन बोलते हैं पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन बन गया जो जिसमें सेल्ड की कंडीशन कैसी है, टू सेल्ड कंडीशन। एनसीईआरटी में आपको साफ साफ मेंशन करके लिखा हुआ है कि 60% एंजियोस्पर्म में, 60% जो एंजियोस्पर्म है उसमें जो पोलन ग्रेन है वो टू सेल्ड कंडीशन में ही क्या होता है, रिलीज होता है, मतलब पोलिनेशन के लिए टू सेल्ड कंडीशन में ही वो एक्सपोज हो जाता है, मैच्योर एंथर से एक्सपोज हो जाता है। तो यहाँ पे बात करें तो बाकी में क्या होता है भाई,
तो बाकी मैं बता देता हूँ क्या होता है। बाकी कितने बचे 40%। तो 40% एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उसमें क्या हो जाता है, उसमें ये जर्मिनेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है, इसमें यहां से बेटा यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहां से एक माइटोसिस फिर से होती है, और माइटोसिस होने के बाद में क्या होता है देखना, ये मैं यहां पे बना देता हूं, ये इसकी इनर मोस्ट लेयर, अंदर वाली लेयर। इसके बाद में ये मैं बना देता हूं यहाँ पे, नीचे बना देता हूं, ये है बेटा यहाँ पे वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, इसे वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस बना रहे हैं। ये जो स्पिंडल शेप का जो न्यूक्लियस है, जो जिसे अपन जर्मिनेटिव सेल का न्यूक्लियस बोल रहे हैं, ये यहाँ पे डिवीजन करता है। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस इसके बाद में डिवीजन नहीं करता, वेजिटेटिव पार्ट में डिवीजन नहीं होता है, वेजिटेटिव पार्ट बना रहता है। तो ये न्यूक्लियस यहाँ पे बना रह गया। इसके बाद में जर्मिनेटिव सेल क्या करती है, दो यहाँ पे क्या बना देती है बेटा, दो ये गैमेट बना देती है, जिसे अपन बोलते हैं दोनों मेल गैमेट। ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर एक क्या आ जाएगी, इसके बाहर एक लेयर आ जाएगी, जिसे अपन क्या बोलेंगे, जिसे अपन बोलेंगे इंटाइन, और इसके बाहर एक लेयर और आ जाएगी, जिसे अपन क्या बोलेंगे, एक्साइन बोलेंगे, जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिन, जो कैसी होती है, डिसकंटिन्यूस होती है, जहां पे नहीं होती उसे अपन क्या बोलते हैं, जर्मपोर बोलते हैं। तो ये बन गया है 3 सेल्ड कंडीशन। ऐसा कंडीशन कैसा बन गया, 3 सेल्ड कंडीशन। 3 सेल्ड कंडीशन किसमें होता है, 40% एंजियोस्पर्म में होता है। ये 3 सेल्ड कंडीशन है। तो ये है पोलन ग्रेन, इसे अपन क्या बोलेंगे, ये है बेटा जी पोलन ग्रेन, इसे अपन क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। क्या पोलन ग्रेन मेल गैमेट है, तो पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट है। तो ये दोनों मेल गैमेट है, ये दोनों क्या है बेटा जी, ये दोनों मेल गैमेट है। दिस इज मेल गैमेट। इसका मतलब पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, तो फिर पोलन ग्रेन को क्या बोले, पोलन ग्रेन को अपन बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट। मैं यहां पे नाम लिखता हूं, इसका नाम क्या लिखता हूं बेटा मैं, मेल गैमेटोफाइट। मैंने क्या बोला था, फाइटा यानी प्लांट होता है, प्लांट का वो पार्ट जो मेल गैमेट बनाता है, प्लांट का वो पार्ट जो मेल गैमेट रखता है या फिर बनाता है, प्लांट के उस पार्ट में मेल गैमेट मिलते हैं। तो इसके अंदर मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, ये पूरा मेल गैमेट नहीं है। ये पूरे को अपन क्या बोलते हैं, या तो बोल दो इसको पोलन ग्रेन, या तो इसे बोल दो अपन मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से क्या होता है, तो आप मुझे बताना यहां से, क्या प्लांट में जो गैमेट बनता है क्या वो मियोसिस से बनता है, नहीं, प्लांट में यहां पे कोई गैमेट नहीं है, ये कोई गैमेट नहीं है, इसके आगे गैमेट बनने की प्रोसेस स्टार्ट हुई है, इसे अपन बोलते हैं माइटोसिस। ये माइटोसिस ही हुआ है, एक सेल में डिवीजन हुआ है, एन से 2 एन कंडीशन बन गई, उसके बाद में 2 सेल्ड कंडीशन, इसके बाद में एक डिवीजन और हो गया 3 सेल्ड कंडीशन। क्या सर 3 सेल्ड कंडीशन कब बनती है, क्या ये 2 सेल्ड कंडीशन 2 सेल्ड ही रहती है, नहीं, ये जब भी पोलिनेशन हो गया है और एक पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच गया है, स्टिग्मा में पहुंचने के बाद में जैसे ही उसे वो सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन एज ए सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसके बाद में ये जर्मिनेटिव सेल का न्यूक्लियस तुरंत डिवीजन, तो स्टिग्मा वाले पार्ट में ही ये डिवाइड होकर ऐसी कंडीशन वापस बना लेता है। तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन ऐसी कंडीशन बन जाती है इन 60% एंजियोस्पर्म में भी, कब, जब पोलिनेशन हो चुका होता है, स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसके बाद में जस्ट ये जर्मिनेटिव सेल 2 सेल्ड कंडीशन से 3 सेल्ड कंडीशन में आ जाती है। तो ये भी पोलन ग्रेन है, ये भी पोलन ग्रेन है, 2 सेल्ड कंडीशन, ये 3 सेल्ड कंडीशन। क्या आपको समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आई, तो इससे आगे चलते हैं और कुछ डाटा दे रखा है। कुछ डाटा क्या दे रखा है, कुछ छोटे छोटे डाटा यहाँ पे दे रखे हैं, तो मैं आपको छोटे छोटे डाटा लिख के बता देता हूं। देखो, एक यहाँ पे प्रोसेस है छोटी सी, जिसे अपन बोलते हैं पोलन ग्रेन की जो एलर्जी होती है। एलर्जी कैसे होती है, पोलन ग्रेन की एलर्जी लिख देता हूं मैं। तो पोलन ग्रेन की एलर्जी कैसी होती है, एक इंपॉर्टेंट सीड होता है, वीट, वो सीड होता है जिसे अपन बोलते हैं वीट बोलते हैं, वीट। अपन ने क्या किया, अब्रॉड कंट्री से वीट को इंपोर्ट किया, तो एक अनवांटेड प्लांट आ गया जिसे अपन वीट बोलते हैं, जिसे अपन बोलते हैं, इसका नाम है कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास एक आ गया है, कहां से आ गया है, ये बाहर से आ गया है। इंपॉर्टेंट वीट के साथ में कैरेट ग्रास बाहर से आ गया, जो क्या करता है, जो आपको पोलन एलर्जी करता है। तो पोलन एलर्जी क्या है, ये एक, अब एलर्जी प्रोसेस क्या होती है, एलर्जी प्रोसेस का मतलब होता है आपकी सेल एक तरीके से इरिटेट होती है, और आपकी बॉडी में जो मास्ट सेल होती है वो इरिटेट होने से हिस्टामाइन सिक्रेशन करने लग जाती है। तो इसके इरिटेशन से आपकी मास्ट सेल क्या करती है, मास्ट सेल से हिस्टामाइन सिक्रेशन होने लग जाता है, और हिस्टामाइन सिक्रेशन जब होता है तो आपकी बॉडी में जो सेल है वो डायलेट कर जाती है, जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट कर जाती है, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो एलर्जी प्रोड्यूस करता है कैरेट ग्रास जैसा
पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन से आपको एलर्जी हो सकती है। उसके बाद में बोलते हैं कि पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या है भाई, ब्रोंक्यूल जो होती है आपकी, जो ब्रोंकाई होती है उसमें आपको इन्फ्लामेशन आता है। आइटिस का मतलब सूजन होता है, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन किसमें आ गया बेटा जी, इन्फ्लामेशन आ गया है, इन्फ्लामेशन आ गया है किसमें, ब्रोंकाई में, इन्फ्लामेशन ब्रोंकाई में। तो इसे बोल देंगे, एक लिखा हुआ अस्थमा, अस्थमा हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ये आपकी पोलन की एलर्जी। तो पोलन की एलर्जी के बारे में आप याद रख सकते हैं, छोटा सा एक्स्ट्रा डाटा है। इसके बाद में अपन यहाँ पे बात करेंगे कि पोलन ग्रेन की जो वायबिलिटी है, वायबिलिटी का मतलब उसका लाइफ स्पान। लाइफ स्पान का मतलब ये बोल देता हूं कि एक मेच्योर एंथर से जैसे ही पोलन ग्रेन रिलीज होता है उसके बाद में वो कितने देर तक पोलन ट्यूब बना सकता है। तो वायबिलिटी क्या है, देखो वायबिलिटी का मतलब क्या है, वायबिलिटी का बेटा मतलब है यहाँ पे कि एक पोलन ग्रेन जो है वो, एक पोलन ग्रेन का लाइफ स्पान लिख देता हूं यहाँ पे, छोटी सी बात लिख देता हूं, लाइफ स्पान। लाइफ स्पान का मतलब एक पोलन ग्रेन कब तक क्या कर सकता है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन कर सकता है। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करने का मतलब ये कब तक फर्टिलाइजेशन कर सकता है, वो उसकी वायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज देखते, जैसे मैं 2-3 फैमिली यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। एक फैमिली बेटा जी रोजेशियाई, रोजेशियाई फैमिली है। दूसरी फैमिली है वो है सोलेनेशियाई, सोलेनेशियाई फैमिली है, सोलेनेशियाई फैमिली है वो यहाँ पे। और तीसरी जो फैमिली है वो लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी, लेगुमिनोसासियाई, ऐसी कुछ फैमिली है लेग्यूमिनोसी। तो रोजेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनोसी, इन फैमिली के जो पोलन ग्रेन होते हैं उनकी लॉन्ग वायबिलिटी होती है। लॉन्ग वायबिलिटी का मतलब ये बहुत दिनों तक यहाँ पे पोलन ट्यूब बना सकते हैं, सालों तक बना सकते हैं। ऐसा भी लिखा हुआ है कि मतलब हजारों सालों तक भी इनकी वायबिलिटी रहती है, मतलब पोलन ग्रेन यहाँ पे डीजनरेट नहीं होता। कुछ यहाँ पे है जैसे वीट है, वीट है, जो पेडी है, पेडी, पेडी का मतलब होता है राइस, राइस जो है उनका जो पोलन ग्रेन है वो कहीं ना कहीं हाफ एन हार या फिर ऐसे लिखा हुआ 30 मिनट के आसपास इसकी वायबिलिटी होती है, जो मेनली मोनोकोट होते हैं। तो मोनोकोट प्लांट में अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ की वायबिलिटी थोड़ी कम होती है। वायबिलिटी का मतलब ये पोलन ग्रेन कब तक पोलन ट्यूब फॉर्मेशन कर सकता है, ये यहाँ पे वायबिलिटी की बात है। इसके बाद में कुछ डाटा और दे रखा है। कुछ डाटा ये है कि यहाँ पे जो पोलन ग्रेन को एज ए फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है, फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। मैं बहुत सारी चीजें बोल के बता देता हूँ आपको कि फूड सप्लीमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको जो पोलन टेबलेट का यहाँ पे नाम सुना होगा। पोलन टेबलेट में क्या होता है, जो उसमें पोलन ट्यूब को ऐसे क्रश करके उसके पार्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और टेबलेट फॉर्म बना दिया जाता है। उसे कंज्यूम करने से क्या होता है, एथलीट का जो पावर है वो हॉर्स पावर जैसा बन जाता है। मतलब हॉर्स में ये यूज किया जाता है, जैसे हॉर्स राइडिंग होती है और कोई एथलीट होता है तो वो उसे एज ए फूड सप्लीमेंट यूज करता है, जिसमें एनर्जी का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा होता है, मतलब एनर्जीफुल होता है, इसलिए इसे एज ए फूड सप्लीमेंट भी अपन यूज कर सकते हैं किसी पोलन में। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में एक छोटी सी बात की गई है जिसे अपन बोलते हैं पोलन बैंक। पोलन बैंक क्या है, तो जैसे आपके पैसों का बैंक होता है ऐसे पोलन का भी बैंक होता है, स्पर्म बैंक होता है, ब्लड बैंक होता है, ऐसे बहुत सारे बैंक होते हैं। पैसों का बैंक होता है वैसे ही बैंक होता है, सीड बैंक भी होता है। तो पोलन बैंक में क्या है, पोलन बैंक में आपको पता है कि जो स्पोरोपोलिनियन है वो बहुत ही रिजिड पार्ट है, बहुत ही रिजिड पार्ट है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है। अगर पोलन ग्रेन को अपन को सही से जिंदा रखना है तो अपन क्या करते हैं, एक ऐसा एक बैंक बनाते हैं जिसमें पोलन ग्रेन को अपन क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। तो पोलन ग्रेन को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपन उसे लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और नाइट्रोजन कैसा हो, नाइट्रोजन वो होना चाहिए लिक्विड फेज में। तो लिक्विड नाइट्रोजन में उसे अपन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, माइनस में, प्लस में नहीं, माइनस में। और उसके बाद में क्या होना चाहिए, लिक्विड नाइट्रोजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। ऐसे केस में कोई भी चीज आप स्टोर कर सकते हैं, इसे अपन बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन आपको समझ में आएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे जो भी बातें हैं वो आप यहाँ से एनसीईआरटी से कंज्यूम कर सकते हैं।
और एनसीईआरटी को एक बार फटाफट से गो थ्रू हो जाएगा। एनसीईआरटी मैंने हालांकि सारी लाइन कवर कर दी है, एक एक लाइन को मैंने बोल के बता दिया आपको। तो क्रायोप्रिजर्वेशन क्या है? अच्छा, ये क्रायोप्रिजर्वेशन से जो पोलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है, इससे अपन इन फ्यूचर प्लांट ब्रीडिंग में यूज कर सकते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग में इसका यूज किया जा सकता है, किसका? पोलन ग्रेन का। समझ में आई मेरी बात? पोलन ग्रेन स्पोरोफाइट क्या है? मेल गेमेटोफाइट है, ये मेल गेमेट नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आई? सारी बातें मैंने आपको ध्यान से बताई हुई, आपने ध्यान से सुनी होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, तुरंत आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।